स्टूडेंट, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो क्या है, पहले स्प्रिंग और स्प्रिंग का थोड़ा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ऐसे तो स्प्रिंग सबने देखा होता है, लेकिन फिजिकली स्प्रिंग का कुछ चीजें हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो जैसा मैं आपको बोर्ड पे देख सकते हैं, 3 डायग्राम है यहाँ पे हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक स्प्रिंग को एक रिजिड बॉल के साथ अटैच किया हुआ है और उसके दूसरे एंड पर एक साइड वो रिजिड बॉल से अटैच है, दूसरे साइड ब्लॉक से अटैच है। अभी एकदम स्टेशनरी कंडीशन है, मतलब कि x = 0 पोजीशन पे। तो Fs जो हमने यहाँ पे डिनोट किया है वो है स्प्रिंग का फोर्स। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड फिगर जो है इसे थोड़ा अलग है। अटैचमेंट तो वही है कि हमने स्प्रिंग का अटैचमेंट एक रिजिड बॉल से किया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक प्लेस किया हुआ है, लेकिन इस केस में हमने स्प्रिंग को थोड़ा खींचा है। और हमें पता है स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो स्प्रिंग जो है दैट इज ट्राई टू मूव एट इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ये जो आप Fs देख सकते हैं, Fs हम जो एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं वो इस तरफ खींच रहे हैं स्प्रिंग को, लेकिन स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहती है तो इट विल मूव टुवर्ड दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव एक्सिस में है, यानी कि x इज पॉजिटिव, और स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, मींस की नेगेटिव डायरेक्शन है। थर्ड देखते हैं। तो थर्ड फिगर में क्या है कि हमने इसी स्प्रिंग को पहले क्या किया, स्ट्रेच किया। अब हमने इसी स्प्रिंग को इस तरफ रखा है, पुल किया उस तरफ, तो ये कंप्रेस हो गया। अब देख सकते हैं ये फिगर में स्प्रिंग थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। तो अगेन स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो स्प्रिंग का फोर्स क्या कोशिश करता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, और उसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पर है। तो इट विल ट्राई टू मूव हियर। तो स्प्रिंग के जो फोर्स होंगे वो इस तरफ होंगे और स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस तरफ है, मतलब कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये जस्ट एक 3 फिगर है आपको ये समझाने के लिए कि स्प्रिंग सिस्टम क्या है और किस तरह से इसमें फोर्स डेवलप होता है। अब उसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जस्ट थोड़ा, कि मैं फिजिकली क्या उसमें और पैरामीटर है जो हमें समझने की जरूरत है। तो स्प्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स इफ इट इज कंजर्वेटिव। तो स्प्रिंग जो है एक ऐसे सिस्टम है, वेरिएबल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो उस केस में फिर हमने तीनों फिगर में डिस्क्रिप्शन देखा कि Fs जो फोर्स है ये स्प्रिंग का इंटरनल फोर्स है, और आप इसको बहुत अच्छे से समझे क्योंकि कभी ना कभी व्हेन यू विल लर्न केमिस्ट्री, आप आगे बढ़ेंगे या फिजिक्स में एटम का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना अंदर, तो उसको स्प्रिंग के साथ ही कंपेयर करके पढ़ते हैं, स्प्रिंग के स्ट्रक्चर के साथ, कहीं ना कहीं यू विल लर्न दैट। देन हमने पूरा डिस्क्रिप्शन देखा कि स्प्रिंग हमेशा अपने ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हमने उसे डिस्टर्ब ही नहीं किया था, तो उसका फोर्स जो था वो 0 था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमारी तरफ से 0 था। इस केस में फोर्स हमने अप्लाई किया, एक बार इस तरफ फोर्स अप्लाई किया तो स्प्रिंग का फोर्स उस तरफ डेवलप हुआ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और दूसरी तरफ हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ। नाउ स्प्रिंग कैन बी ट्रीटेड एज अ मासलेस। तो जब स्प्रिंग बहुत लाइट स्प्रिंग की हम बात करते हैं, छोटी सी स्प्रिंग की, तो उसे एज अ मासलेस ऑब्जेक्ट हम ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बहुत ही लाइट वेटेड, अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं ये जो ब्लॉक होगा उसके कंपेयर में स्प्रिंग का मास बहुत कम होगा, तो हम स्प्रिंग के मास को यहाँ पर निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, आइडियल स्प्रिंग जो होती है उसका जो फोर्स होता है, लेट मी रिमूव दिस 2 फिगर। आइडियल अगर कोई स्प्रिंग है तो उसका जो ये स्प्रिंग फोर्स Fs है वो हमेशा प्रोपोर्शन में होता है उसके डिस्प्लेसमेंट x के। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालें यहाँ से तो Fs is given as k into x। इसमें और एक चीज हम ऐड करेंगे वो है नेगेटिव साइन। ऐसा हमने क्यों किया वो हम देखते हैं, और ये आप आगे जाकर भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है मैथमेटिकली उसको हुक्स लॉ बोला जाता है, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। तो ऐसा क्यों है, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है, स्प्रिंग के अंदर ये डेवलप होने वाला फोर्स, वो हमेशा देखिए जब हमने
इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग का फोर्स कहाँ डेवलप हुआ, उस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर नेगेटिव साइन देते हैं और एक कांस्टेंट पुट करते हैं। ठीक है, k को जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है और Fs इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू माइनस kx, हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीज होती है, इसको ही हुक्स लॉ बोलते हैं। अब अगर आप थोड़ा डेरिवेशन करके सोचें तो k का यूनिट आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट SI मीटर होता है, तो k का यूनिट आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। इसको आप खुद से भी डिराइव करें, इसके लिए जो एनालिटिक फॉर्मूला है वो भी लिखें। अब बात आती है कि स्प्रिंग के टाइप पर, तो स्प्रिंग जो है उनको दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। स्टिफ बोला जाता है अगर किसी स्प्रिंग को, अगर उसके लिए पर्टिकुलरली k की वैल्यू बहुत ज्यादा, इफ इट इज अ लार्ज वैल्यू, तो उस स्प्रिंग को स्टिफ स्प्रिंग बोला जाता है। और अगर k की वैल्यू बहुत कम है तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, हमने स्प्रिंग के बारे में वो सीखा। अब हम यहाँ पर वर्क की कैलकुलेशन करने वाले हैं ना। अब हम इस केस में स्प्रिंग के वजह से ये जो फोर्स है स्प्रिंग में डेवलप हुआ, तो स्प्रिंग के द्वारा होने वाला वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट इट। इसके लिए हमें थोड़ा इंटीग्रेशन पार्ट में यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो हम जो है सेकेंड केस की बात करेंगे यहाँ पर। मान लीजिए हमने स्प्रिंग को इस तरफ खींचा, तो जब हम इस स्प्रिंग को इस तरफ खींचते हैं तो स्प्रिंग में जो फोर्स Fs डेवलप होता है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन उसमें जो फोर्स डेवलप होता है वो नेगेटिव एक्स में होता है। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, तो लेट अस कैलकुलेट Ws। वर्क का एक फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि अगर आपको कभी वर्क फाइंड करना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट 0 टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इंटीग्रेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। एंड यहाँ पर Fs into dx, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है और ये आपके लिए नई चीज है, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि अभी के लिए आप ये फॉर्मूला रिमेम्बर करें। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब देखिए सिंपली मैं आपको अगर ये बोलूं कि आप इस ज्योमेट्री का एरिया फाइंड करके बताएं, तो आपके लिए काफी इजी होगा एरिया फाइंड करना। लेंथ पता करेंगे, ब्रेड्थ पता करेंगे और एक उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं, इसका एरिया फाइंड करके बताएं, तो इसका तो आपको कोई फॉर्मूला ही मालूम नहीं, क्योंकि ये तो सर्कल भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जो है लाइक सपोज मान लीजिए अगर ऐसी ज्योमेट्री, तो इसको छोटे छोटे सेक्शंस में कट करते हैं। पहले इसका कटिंग करते हैं छोटे छोटे सेक्शंस में, हर एक सेक्शन को हम dx बोलेंगे। तो मान लीजिए ये जो है इतना शेडेड जो मैं दिखा रहा हूं, दैट इज नाउ रेक्टेंगल, इसका आपको मिल जाएगा एरिया। उसी तरह से जो दूसरे सारे डिविजन हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊं तो ये ट्रायंगल और रिमेनिंग रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इससे आपको एरिया की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बेसिकली यही जो मेथड है, ये मैंने आपको एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका दिया है, इंटीग्रेशन क्या होता है। लेकिन जब भी कोई चीज बदलती रहती है, वेरिएबल होती है, यहाँ पे देखिए लेंथ जो है कंटिन्यूसली स्ट्रेट नहीं है, वो बदल रही है। वैसे भी यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, बदल रहा है। वैसे वेरिएबल क्वांटिटी होती है जो कांस्टेंट नहीं होती, उनको हम इंटीग्रेट करके उसको कंसीडर करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर Fs का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, Fs की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो Fs की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -k x, तो यू विल हैव 0 to xm kx into dx। k को अगर आप k जो है वो कांस्टेंट है, एक और चीज कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस साइन और कांस्टेंट दोनों को हमने बाहर निकाला, अंदर बचा x dx। अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखें, x to the power n into dx। इस
क्वांटिटी का जो इंटीग्रेशन होता है वो ये हो जाता है x to the power n+1 डिवाइड बाय n+1। तो अब अगर आप इस केस में देखें तो आपका n क्या है, n यू है 1 विच मीन्स माइनस k एज इट इज। यहां पर क्या हो जाएगा, x 1 है तो 1 + 1 यानी कि x² डिवाइड बाय 2। और आपको लिमिट पुट करनी होती है, ये कही जाती है जीरो जो है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको जो है अपर लिमिट बोलते हैं। और अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस के एज इट इज कैसे लिमिट पुट करते हैं, तो पहले x² की जगह xm पुट करेंगे और क्योंकि x का स्क्वायर है xm का भी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय। दूसरे केस में 0 पुट करेंगे x की जगह, तो 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो बेसिकली यू विल हैव -km² ये जो है वर्क किया है स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क। अब क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं, हम एक्सटर्नली उसको इनपुट दे रहे हैं, हम भी फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारी स्प्रिंग जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फोर्स है वो इससे ज्यादा है और वो पॉजिटिव है, तो इससे एक्सटर्नल फोर्स में हमें मिल जाएगा विच इज W = kxm²/2। इसको जो है हम एक्सपेंशन के लिए बोलेंगे। आप सेम प्रोसेस में आपको एक होमवर्क में दे रही हूँ कि आपको यही चीज करनी है, बट नाउ यू हैव टू डू फॉर कंप्रेशन। यहाँ पे मैंने क्या किया था, हमने स्प्रिंग को इस तरह से खींचा था। कंप्रेशन के केस में दो चीजें बदलेंगी, फोर्स एक तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा एंड सेकेंडली आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो प्लीज उसे खुद से ट्राई करें, ठीक है, तो आपको डेरिवेशन लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एज वी हैव सीन द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने इस इक्वेशन से दिया था, ठीक है। वर्क की वैल्यू हमने निकाली और एक सेक्शन मैंने आपको होमवर्क में दिया। तो ये जो इक्वेशन है इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू लाइन इक्वेशन। आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं होकर अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इसको याद रखें, क्योंकि मैथ्स में तो ये कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन और अगर आपने पहले कहीं पढ़ा है तो दिस इज़ लाइन इक्वेशन, ठीक है, y = mx + c। तो यहाँ पर अगर आप y एक्सिस पे फोर्स लें और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट x लें तो m जो होता है यहाँ पर ये स्लोप होता है। तो आपके लिए जो स्लोप है, स्लोप m आपके केस में -k हो जाएगा। और ये जो c होता है वो एक तरह से इंटरसेप्शन होता है, इंटरसेप्शन विथ x एक्सिस या y एक्सिस। तो ये इंटरसेप्शन जो है वो यहाँ पर 0 है, ठीक है, इट इज़ 0। सो इसका मतलब ये है कि लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं y एक्सिस पे फोर्स लिया है और x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो ये जो आपको लाइन मिल रही है ये लाइन का ग्राफ है, और क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है -k, दैट्स वाई दिस लाइन इज़ लाइक दैट। अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो ये लाइन इस तरह से होती, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं कुछ, ये आप बाद में सीखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे वर्क देखें, हमने जो भी वर्क का फॉर्मूला निकाला था तो वो वर्क हम इस फॉर्मूला से देते हैं, W = kxm²/2। और बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह से इक्वेशन हो जाता है। अगर आपको पता है कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, तो उसका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला है एरिया का, एरिया इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज़ 1/2 बेस इंटू हाइपोटेनस, बेस इंटू हाइपोटेनस, लेट अस डिनोट बाय h। तो यहाँ पर ये बेस क्या हो जाएगा, तो आपका बेस जो है वो यहाँ पर है xm। तो लेट अस राइट xm जो है 1/2 xm, बेस लिख लिया। अब हाइपोटेनस क्या है, तो ये जो आपको लाइन दिख रही है वो हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस की वैल्यू है -kx। अभी हम यहाँ पर साइन को कंसीडर नहीं करेंगे तो kxm ये हो जाएगा
and we will basically have 1/2 k xm square. ये जो है वो एरिया हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल का. दिस इज विच इज़ बेसिकली डिनोटेड बाय वर्क. तो अगर आप उस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो आपको वर्क के बराबर मिलेगा. एक और चीज़, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन साइक्लिक प्रोसेस इज ज़ीरो. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये हो जाता है कि स्प्रिंग को, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में जैसे हम जानते हैं हमने स्प्रिंग को पुल किया, ठीक है, इस तरफ पुल किया. अब वापस से वो स्प्रिंग इस तरफ आ जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में. तो ये क्या होगा, एक साइकिल रिपीट हुआ. दिस वाज इनिशियल पॉइंट एंड इट कम्स बैक. सो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ. और साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क जो है वो ज़ीरो हो जाता है. ठीक है. सो फोर्स इज़ द पोजीशन डिपेंडेंट ओनली एज फर्स्ट स्टेटेड बाय हुक्स लॉ. ये पोजीशन डिपेंडेंट है. एंड डज वर्क विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो दूसरी चीज़ इससे हमें ये पता चलती है कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. ठीक है. ये आपको मैंने होमवर्क में दिया, उससे आपको पता चलेगा. लाइक कि जैसे हमने वर्क के लिए निकाला था फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू वी हैव टेकन माइनस kx इंटू dx और इसका इंटीग्रेशन किया था. अगर आप यहाँ पर xi इनिशियल पोजीशन और xf, पहले स्टार्टिंग में हमने इसको ज़ीरो ले लिया था, लेकिन सपोज ज़ीरो ना हो के कोई वैल्यू का हुआ तो वर्क जो है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो इन दोनों पर डिपेंड करेगा. ठीक है. तो वर्क जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो इस चीज़ से हमें मालूम होता है. नेक्स्ट थिंग, वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी Vx ऑफ द स्प्रिंग to be zero when the block and spring system are in the equilibrium position. ठीक है. तो तब के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़ीरो होती है जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. एंड फॉर एन एक्सटेंशन और कंप्रेशन x, the above analysis suggests that Vx is equals to kx square. तो ये यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाती है इन केस ऑफ एक्सटेंशन और इन केस ऑफ कंप्रेशन. क्योंकि जब हम स्प्रिंग को पुल करते हैं या पुश करते हैं, यानी कि कंप्रेस करें या एक्सटेंड करें, इन बोथ ऑफ द केसेस जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है वो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इस अमाउंट से स्टोर होती है. एंड यू कैन ईजीली वेरीफाई. अगर आप इसको, इस इक्वेशन को, जो आपका v का इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर अपॉन 2, अगर आप इसको x से डिफ्रेंशिएट करें dv अपॉन dx, ये हमने आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट. तो इट विल बी k 2x अपॉन 2 एंड बेसिकली यू विल हैव kx. ठीक है. v इज इक्वल्स टू, v का डिफ्रेंशिएशन यानी कि dv अपॉन dx बेसिकली वो फोर्स की वैल्यू देता है. और इससे हमें पता चलता है कि फोर्स और इसके बीच भी ये एक रिलेशन है, एम्पिरिकल रिलेशन है. ठीक है. तो ये हमने यहाँ तक जो देखा. एंड नाउ देर इज़ वन मोर रिलेशन कि यहाँ पर ये जो दिया है काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बीच का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन. ऐसा बताया गया है कि एक्सएम पॉइंट तक आप एक्सटेंड करें फिर रिलीज़ करें तो मैकेनिकल एनर्जी एट एनी आर्बिटरी पॉइंट बिटवीन x एंड माइनस xm2 प्लस xm जो है वो इस इक्वेशन से दी जाएगी. एंड वेर वी हैव इन्वोक्ड द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दिस सजेस्ट दैट द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल्स टू 0. तो ये ऑसिलेटर के जैसा ही हो जाएगा. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला इससे दे सकते हैं. ठीक है. दिस विल बी द वेलोसिटी वैल्यू. क्योंकि बेसिकली देखिए ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. और इन दोनों को हमने कंपेयर करके वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है. और सिंपली आप k/m जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला भी यहाँ से निकाल सकते हैं. सो दिस वाज इट एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी.